हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सबका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं सर्वोदय आईएएस की तरफ से जो एस्पिरेंट्स अभी राजेंद्र नगर में जिनकी मौत हो गई है, उनको हम सर्वोदय आईएएस की तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और इसकी वजह से आज का जो न्यूज एनालिसिस होगा वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट फिर भी जो रेलेवेंट न्यूज होगा वो हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले न्यूज के साथ। तो पहला न्यूज है, मनुज हिस्टोरिक ब्रॉन्ज ओपन्स इंडियाज मेडल हंट। तो जैसा कि आपको पता होगा, पेरिस में इस बार 2024 ओलंपिक्स जो है वो चल रहा है। तो इंडिया का पहला मेडल जीता है मनु भाकर ने, जो कि उन्होंने जीता है शूटिंग में, और उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज है कि मनु भाकर ने इंडिया का पहला जो ब्रॉन्ज मेडल है इस साल के ओलंपिक्स का वो जीत लिया है। तो मनु भाकर displayed ice cool nerves to bury the ghosts of Tokyo and get India off the mark at the Paris Olympics with a historic bronze medal in the women's 10-meter air pistol event. She became the first Indian woman to win a shooting medal at the Games, ending a 12-year wait for an overall Olympic medal in shooting. मतलब पहली लेडी है मनु भाकर जिन्होंने शूटिंग में इंडिया के लिए मेडल जीता है। एंड ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो शूटिंग में मेडल इंडिया ने 12 साल पहले जीता था, जो कि लंदन ओलंपिक्स में 2012 में फायर पिस्टल शूटर विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था, और 10 मीटर एयर राइफल मार्क्समैन गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। तो फर्स्ट पोजीशन किसने यहाँ पे शेयर किया, तो साउथ कोरिया ओ ये जिन broke the Olympic record to take the gold medal. Manu's his meteoric rise began in 2017 when she stunned the nation by defeating Olympian Hina Sidhu to clinch the national shooting championship title with a record-breaking score of 242.3 in the 10-meter air pistol final. Subsequent triumphs included a silver medal at the Asian Junior Championship and consistent display of exceptional talent on the international stage. At the 2018 Asian Games, she set a games record of 593 in the qualification round of the 25-meter air pistol event, but narrowly missed a medal, securing the sixth place. तो यूपीएससी में तो जनरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट एक दो बार हमने देखा इन द पास्ट 3 to 4 years कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं। लेकिन जो आपका बाकी एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट पीसीएस वगैरह खास करके, उसमें स्पोर्ट्स का एक रेलेवेंट हिस्सा जो है आपसे पूछा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए बन जाता है। तो पिछली बार भी जो ओलंपिक्स हुआ था, हाँ, वहां भी मनु भाकर ने पार्टिसिपेट किया था, बट क्योंकि उनका जो राइफल था उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और वो एंटर नहीं कर पाई थी इवेंट में। बट ये इनकी तस्वीर है मनु भाकर की, और मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने इंडिया के लिए एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। तो मनु स्टार शोन ब्राइटली एट द 2018 यूथ ओलंपिक्स वेयर शी क्लिंच्ड गोल्ड in the women's 10-meter air pistol event, becoming the first Indian shooter and female athlete to achieve this feat. तो मनु भाकर ने काफी कुछ अचीव कर लिया है एक बहुत छोटी सी उम्र में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इनको, ये जो चीजें इन्होंने अचीव करी है, इसको ध्यान में भी रखें। प्लस ये हमारे रियल लाइफ में भी एक इंस्पिरेशन की तरह हमारे लिए काम कर सकती हैं, जहां पर इनकी जीत को हम एक इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं कि अगर ये अपनी हार से हार नहीं माना इन्होंने, तो हम क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे आज के एडिटोरियल्स पर। तो पहला एडिटोरियल है, रिकास्टिंग केयर मॉडल्स फॉर मेंटल इलनेस एंड होमलेसनेस। तो ये आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है कि कैसे हमें मेंटल इलनेस और होमलेसनेस के बारे में बात करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मेंटल इलनेस और होमलेसनेस से रिलेटेड हमारी कंट्री में जो केयर मॉडल है वो अभी सफिशिएंट नहीं है। तो इस वजह से आगे आने वाले सालों में, क्योंकि ये चीजें और बढ़ेंगी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो और बढ़ रहे हैं, प्लस मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो टैबू है
वो लोगों का कम नहीं हो रहा है, एक स्टिग्मेटाइज तरीके से लोग जो है वो मेंटल इलनेस को देखते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पब्लिक अप्रोच है, गवर्नमेंट अप्रोच है मेंटल इलनेस और होमलेसनेस की तरफ देखने का, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो होमलेस पर्सन्स विद मेंटल इलनेस, जो कि HPMI, आर ऑफन ट्रीटेड एज रिफ्यूजीज लीडिंग टू देयर डिस्प्लेसमेंट टू मेंटल हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स और प्रिजन्स। ऐसे लोग जो कि होमलेस भी हैं और साथ साथ में मेंटल इलनेस से भी डील करते हैं। मूवीज वगैरह में ऐसे लोगों का दिखाया जाता है कि रोड साइड पे आपको जो है लोग ऐसे मिलेंगे जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, और उनको कुछ बोलो तो वो उस चीज को समझते भी नहीं है क्योंकि वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब्ड हो चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं homeless persons with mental illness. The primary assumption that HPMIs must be removed from the streets for safety is questioned. कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को रोड्स वगैरह से हटा देना चाहिए क्योंकि जो पब्लिक सेफ्टी है उसके लिए ये एक खतरा बन सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चनेबल अप्रोच है कि क्या हम इनके साथ इस तरीके से डील कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स होने के नाते, सिटीजन्स होने के नाते उनकी भी कुछ बेसिक राइट्स हैं जिसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं बाकी लोगों की राइट्स को बचाने के लिए। तो प्रोफेशनल एंड ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव्स अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव प्रायोरिटाइज शेल्टर एंड ट्रीटमेंट ओवर एजेंसी, चॉइस एंड सोशल ऑर्डर व्हिच कैन लिमिट इमेजिनेशन एंड रिस्पॉन्स टू HPMIs. Engaging with experts who have lived experience can reshape care models, challenging the existing notions and enhancing responsiveness. हमें ऐसे experts के साथ ऐसा मॉडल डेवलप करने की जरूरत है जो इस मामले में experts हों। तो HPMIs often find a sense of belonging in local support systems, challenging the idea of placing them in isolated, rigid facilities. एक तो अब आप खुद समझिए, एक तो ये जो लोग हैं वो मेंटली जो है स्टेबल नहीं है। ऐसे में अगर आप खुद सोचिए, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करे, आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे, आपको डांटे, आपको जहां आप रह रहे हैं वहां से आपको बाहर निकाल दिया जाए, तो ऐसे में आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनके साथ तो प्रॉब्लम जो है वो एकदम मैक्सिमाइज्ड लेवल पे होती है, और ऐसे केसेस में इनको जो है सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं वैसे लोगों की, तो लोकल सपोर्ट की इनको जरूरत पड़ती है। तो यही कहा जा रहा है कि इन लोकल सपोर्ट से जो है ये बेटर हो सकते हैं। तो इनको आइसोलेट कर देना रिजिड फैसिलिटीज में कोई सोल्यूशन नहीं है। So about 37% of the people in state psychiatric facilities and other care homes have long-term stays with a median duration of 6 years. The Supreme Court of India's 2017 mandate for rehabilitation measures for persons with disabilities has faced challenges in implementation. क्योंकि एक बार ये जो लोग हैं वो ऐसे केयर हाउसेस में चले जाते हैं जो कि साइकाइट्रिक फैसिलिटीज वगैरह होती हैं, तो इनका बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिसी शिफ्ट्स एंड इंक्लूसिव केयर, तो रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट्स शो प्रोग्रेस बट रिक्वायर डीपर एंगेजमेंट एंड लॉन्गर टर्म कमिटमेंट, चेंजिंग द सोसाइटल एटीट्यूड एक्टिवली and actively engaging with HPMIs can address complex issues more effectively. अल्टीमेटली हमें, जब मैंने आपके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस किया था जिसमें कि मेंटल इलनेस के बारे में इस बार पहली बार बात की गई है, तो मैंने यही बताया था आपको कि हमें सोसाइटल लेवल पे चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटल लेवल पे अगर इसका एक्सेप्टेंस जो है सॉरी वो नहीं होगा कि लोग जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो सकते हैं, ऐसे इलनेसेस उनको हो सकते हैं और वो ठीक भी हो सकते हैं। एक बार अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए उसके साथ वो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कोई छुआछूत जैसी बीमारी नहीं है जो छूने से फैल जाए या एक साथ बैठने से फैल जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के जो लोगों के मन में एक इमेज क्रिएट हो गई है, एक पूरा जो पर्सपेक्टिव बन गया है मेंटल इलनेस की तरफ, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है और लोगों को और ज्यादा वेलकमिंग होना पड़ेगा जो लोग ऐसे इलनेसेस से गुजर रहे हैं उनके लिए। तो इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस ऑफन लीड टू लॉन्गर टर्म नीड्स ड्यू टू जुडिशियल इंटरवेंशन. Rehabilitation homes often lack a comprehensive support structure, and many remain semi-institutional or transient. कि institutional structures जो होती हैं
वो ढंग से काम नहीं करती हैं और मोस्टली जुडिशियल इंटरवेंशन पे निर्भर करती हैं। तो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन मॉडल्स इन इंडिया support re-entry into communities and promote non-coercive care. Initiatives like the District Mental Health Program have shown success in reducing readmission rates through community-based services. आप communities को इसके लिए incentivize कर सकते हैं। आज जो यंग जनरेशन है उनको आप इस में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आज जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, उनकी सोच जो है वो फिर भी थोड़ी बदली हुई है कंपेयर टू आवर ओल्डर जनरेशन। तो न्यू जनरेशन को एंगेज करके आप एनजीओज के थ्रू इन लोगों का जो फेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर क्रूशियल फॉर sustaining rehabilitation efforts, addressing structural issues such as discrimination, violence, segregation and deprivation is necessary for a holistic approach। कि हमें पूरा का पूरा जो अप्रोच है उसको होलिस्टिक बनाना होगा, जो कि हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस करेगा, तब तो जाकर के कहीं ये जो सिचुएशन है इसको हम चेंज कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर, जो कि है डिफेंडिंग डिसेबिलिटी रिजर्वेशंस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने अपने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को यूज किया है रिजल्ट्स के लिए, उससे रिलेटेड बहुत डिबेट हुआ। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले हर एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कंट्रोवर्सीज जो हुए हैं, जिसमें एलिगेशंस जो हैं वो कमीशन पे भी लगाए गए हैं। तो देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहता है। तो द रीसेंट इंसिडेंट ऑफ पूजा खेड़कर एलिजिडली फेकिंग हर डिसेबिलिटी एंड कास्ट to obtain benefits has sparked a debate on the reservations granted to the persons with disabilities. A former CEO of Niti Aayog and other civil servants have suggested reviewing these reservations, particularly for mental disabilities, reflecting deep-rooted societal biases. कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने इससे रिलेटेड बात करी है कि जिन लोगों को भी डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको टॉप नॉच जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको आप आईएएस के नाम से जानते हैं, वहां उनको सर्विसेज अलॉट नहीं होनी चाहिए। बाकी जो लोअर लेवल सर्विसेज होती हैं वहां पर उनको अलॉटमेंट हो सकता है, बट जो टॉप नॉच सर्विसेज हैं वहां उनको सर्विस अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी, और खास करके अगर मेंटल डिसेबिलिटी है तो, जो कि पूजा खेड़कर के केस में था कि वो उन्होंने अपना मेंटल डिसेबिलिटी बताया था। अब क्या उनको मेंटल डिसेबिलिटी है इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये एक चीज दिखाती है, ये जो लोग ब्यूरोक्रेट्स वगैरह का कहना है कि जो लोग मेंटल डिसेबिलिटी से सफर करते हैं उनको हायर सर्विसेज ऑफर नहीं होनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में मेंटल डिसेबिलिटी को लेकर के जो सोच है वो कितनी रूढ़िवादी है। So there is a deep-rooted ableism evident in the statements of some officers questioning the physical fitness of PWDs for civil service roles। कि हमेशा हम ये क्यों सोच लेते हैं कि जो लोग फिजिकली फिट नहीं है या डिसेबल्ड हैं वो ऑफिसर बनने के लिए भी फिट नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप सरहद पे नहीं जा रहे हैं, आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, बट इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल एबिलिटी। The broader challenges faced by PWDs in society and the workforce include infrastructural barriers, biased educational systems, and non-inclusive exam formats। कि बाकी मेंटल जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटल बायस है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बायस्ड है। बायस्ड इन द सेंस कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड फ्रेंडली हमारा नहीं है एजुकेशन सिस्टम, प्लस हमारे एग्जाम फॉर्मेट्स भी जो हैं वो नॉन इंक्लूसिव हैं, यानी जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको इंक्लूड नहीं करता है। So the 76th round of the National Sample Survey 2018 showed that only 23.8% of the PWDs were employed compared to the national labor force participation rate of 50.2%। कि 100 में से 50 लोग जो थे वो एम्प्लॉयड थे, लेकिन अगर 100 नॉर्मल लोगों की अगर बात करें तो, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडीज की बात करें तो 100 में से सिर्फ 24, लगभग 24 ऐसे लोग थे जो कि एम्प्लॉयड थे या लेबर फोर्स का हिस्सा थे। तो ये दिखाता है कि आज भी हमारी सोसाइटी जो है वो जो पीडब्ल्यूडीज हैं या
डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो बैरियर्स इंक्लूड लैक ऑफ एक्सेसिबल एजुकेशन, स्टिग्मा इन हायरिंग एंड इनसफिशिएंट वर्कप्लेस अकोमोडेशंस। Karthik Kansal, affected by muscular dystrophy, cleared the UPSC exam 4 times but was not allotted a service. Ira Singhal, who secured the first rank in the UPSC exam, had to approach the Central Administrative Tribunal to get a rightful posting due to her disabilities. कि बहुत सारे ऐसे केसेस में ऐसे लोग जो है वो एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनको सर्विस अलॉट नहीं किया जाता है उनके फिजिकल कंडीशंस की वजह से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप अपने आंसर्स वगैरह में यूज भी कर सकते हैं। तो इन द विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2021, the Supreme Court addressed concerns about the misuse of scribes, emphasizing that punitive action should be taken against those misusing provisions rather than changing the rules themselves. अब स्क्राइब्स जो होते हैं, इन केस अगर आपको लिखने में तकलीफ होती है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने साथ स्क्राइब कैरी कर सकते हैं जिनको कि आप आंसर्स बताएंगे और वो आपके जो है आपका आंसर्स लिखेंगे। तो कई बार ऐसे स्क्राइब्स को मिसयूज भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ऐसे इंसान को अगर स्क्राइब बना लिया जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हो या कोई एग्जाम निकाल चुका हो तो ये काफी बेनिफिशियल हो जाता है तो जो कैंडिडेट है उसके लिए। तो कोर्ट ने विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी में ये कहा था कि जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा कि अगर स्क्राइब का मिसयूज करता हुआ पाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जरूरत थी वो थी रूल्स को चेंज करने की। तो द करेंट सिस्टम क्वांटिफाइज डिसेबिलिटीज बाय परसेंटेज व्हिच इज आउटडेटेड एंड नॉट सपोर्टेड बाय द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल ऐसा कहा जाता है कि 40% से ज्यादा अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हैं। बट ये जो मीटर है 40%, 10%, 20%, ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है? आई एम डिसेबल्ड और नॉट, ये और मुझे उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है, ये कोई डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है बल्कि वो इंसान खुद ही डिसाइड कर सकता है। तो फंक्शनल लिमिटेशन शुड बी द बेसिस फॉर असेसमेंट एंड नॉट मेडिकल परसेंटेजेस। कि ऐसा हो सकता है कि कोई 60% डिसेबल्ड हो, कोई चल नहीं पा रहा हो तो 60-70% वो डिसेबल्ड हो जिसकी वजह से उसको सर्विस अलॉट नहीं किया जा रहा है। बट क्योंकि उसका मेंटली वो इतना केपेबल है कि ही और शी कैन बी केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऐसे केसेस में आपको फंक्शनल लिमिटेशंस देखने चाहिए कि क्या वो फंक्शन कर पा रहा है या नहीं, ना कि ये जो परसेंटेज का बेसिस है वो। The UPSC's requirement for a separate disability assessment contradicts the government-recognized disability certification process, leading to potential inconsistencies. Lack of specialists and complicated assessment guidelines make the certification process inaccessible and time-consuming. तो यहाँ क्या क्या recommendations दिए जा रहे हैं? तो addressing systemic issues in the certification process and providing stringent punishment for fraudulent activities like those alleged against Pooja Khedkar, maintain and improve the reservation system for PWDs rather than reviewing or reducing it. कि अभी जो present हमारे पास provisions हैं उनको हमें reduce करने की जरूरत नहीं है, उनको review करने की जरूरत नहीं है, उनको maintain करना है और उनको improve करना है कि कैसे हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हमें ये जो monitor करने की जरूरत है वो ये देखने के लिए कि कहीं ये जो प्रोविजंस हैं उनका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है यूपीएससी का जो एक सेपरेट डिसेबिलिटी असेसमेंट का, वो सिस्टम ही जो है वो थोड़ा फ्लॉड है। तो उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है ताकि ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज और ना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर जो कि है प्लास्टिक मेस। तो यहाँ बात हो रही है प्लास्टिक वेस्ट जो जेनरेट होता है उसके बारे में। आपने कई बार देखा होगा खास करके दिल्ली वगैरह एरियाज में जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं जिसको कचड़े का पहाड़ बोलते हैं, उसमें काफी हद तक जो वेस्ट होता है वो प्लास्टिक वेस्ट होता है जिनको कि आप डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, अंडरग्राउंड डिस्पोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है इंडिया का एक बर्निंग प्रॉब्लम है कि अगर आप प्लास्टिक वेस्ट से हम डील करने में अगले कुछ सालों में कामयाब नहीं हुए
तो जो लेवल ऑफ पोल्यूशन होगा हमारा वो शायद ग्लोबली सबसे ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इंडिया जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली विथ ओनली अबाउट अ क्वार्टर बीइंग रिसाइकल्ड और ट्रीटेड। कि हम हर साल करीब करीब 4 मिलियन टन जो है वेस्ट जनरेट करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट की अगर मैं बात करूं, और उसमें से सिर्फ 1 मिलियन टन मैक्सिमम की अगर बात करें तो जो हम है रिसाइकल कर पाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट एंड्स अप इन लैंडफिल्स और इज डिस्पोज्ड ऑफ अनसस्टेनेबली। लैंडफिल्स यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि एक लैंड है जहां पर कि आप डंप करते जा रहे हैं कचरा, तो धीरे 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 करके वो लैंडफिल बन जाता है। या फिर ऐसे वेस्ट को अनसस्टेनेबली जला दिया मतलब डिस्पोज कर दिया जाता है, जैसे कि उनको बर्न कर देना, जिसकी वजह से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो सिंस 2016 the plastic waste management rules mandate the users of plastics are responsible for collecting and recycling their waste through extended producer responsibility system। कि जो लोग हैं जो कि प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, यूजर्स ऑफ प्लास्टिक्स, जैसे कि Amazon वगैरह, आप देखिए वो पैकिंग वगैरह में कितना प्लास्टिक यूज करते हैं। अब तो नहीं करते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट, बट स्टार्टिंग में वो लोग कितना प्लास्टिक्स जो था वो यूज करते थे। तो उन केसेस में उनके ऊपर अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिस्टम है वो लगाया गया है। यानी कि उनको वो प्लास्टिक जो उन्होंने जनरेट किया वो कलेक्ट करना, वो डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी जो है वो उनकी होती है। तो ईपीआर सिस्टम इन्वॉल्व्स पैकेजर्स, इंपोर्टर्स, लार्ज इंडस्ट्रियल यूजर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग एंड प्रोफेशनल रिसाइकलर्स रजिस्टरिंग विद द सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। So in 2022-23, certificates for nearly 3.7 million tons of recycled plastic were generated, but approximately 600,000 were fraudulent। कि जितना जो यहाँ पर जनरेट हुआ ईपीआर सर्टिफिकेट, आप जितना रिसाइकल करते हैं आपको ईपीआर सर्टिफिकेट जो है वो मिलता जाता है। तो जनरेट हुआ 3.7 मिलियन टन्स के लिए, लेकिन उसमें से करीब करीब 600,000 जो सर्टिफिकेट्स थे वो फ्रॉड थे, फ्रॉडुलेंट थे। हैकर्स स्टोल several thousand certificates last year and sold them to companies leading to a criminal investigation। तो ये जो छोटे छोटे फ्लॉज हैं जिनकी वजह से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं अगर मैं कहूँ तो ये हमें सुधारने की जरूरत है। तो इसके बदले सीपीसीबी का क्या रिस्पॉन्स था? तो सीपीसीबी कमीशन एंड ऑडिट of nearly 800 firms representing almost a fourth of the 2,300 registered recyclers। It overhauled the security features of the EPR trading platform, delaying the process of filing returns for 2023-24 by several months। अब यहाँ बात हो रही है कि सीपीसीबी जो है वो टीथिंग इश्यूज से डील कर रहा है। टीथिंग इश्यूज यानी कि इनिशियली जो किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंजेस अगर आप ओवरकम कर लेते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आगे बहुत स्मूथ हो जाता है। विथ लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एक नया सिस्टम जो है सीपीसीबी के को यहाँ पर दिया गया है, जो ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको कि यूज करने में अभी तक सीपीसीबी ढंग से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। वन टाइम ऑडिट इज नेसेसरी टू अवॉइड एनुअल इन्वेस्टिगेशंस and heavy fines for non-compliance are difficult to impose due to lengthy process। There is a call for greater efforts to curb plastic production and promote sustainable alternatives। तो सिर्फ अगर हम प्लास्टिक को डिस्पोज करने की बात करते हैं, रिसाइकल करने की बात करते हैं, तो वो सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, हमें उसके ऑल्टरनेटिव्स भी प्रमोट करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक हम ऑल्टरनेटिव्स यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक प्लास्टिक का जो यूसेज है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहा है। हर रोज आप देखिए फास्ट फैशन का टाइम है, हर रोज जो है लोग नए नए चीजें ऑर्डर करते हैं। जब से ये ई कॉमर्स आया है तब से प्लास्टिक का कंजम्पशन जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डिस्पोजल के साथ साथ, रिसाइकलिंग के साथ साथ हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को भी यूज करने की कोशिश जो है वो करनी है।
ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट एडिटोरियल पर, जो कि है प्लानिंग बेटर। तो ये अभी रिसेंटली नीति आयोग की जो मीटिंग होती है, काउंसिल मीटिंग, वो हुई, जिसको कि बहुत सारे यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सीएम और गवर्नर्स होते हैं, उन्होंने स्किप कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक फंक्शनल फ्लॉ जो है दिखा रहा है नीति आयोग का। द स्टेट 10 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव्स स्किप द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग chaired by Prime Minister Narendra Modi, with 7 boycotting it। 10 में से 7 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। बाकी 3 ने कुछ रीजंस की वजह से नहीं अटेंड किया, बट 7 ऐसे चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स थे जिन्होंने की इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड expressed concerns over the